नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ही चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 46 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 46 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े ग्लेशियर की तो है बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब प्रश्न पूछने वाला कल के लिए प्रश्न ये भी पूछ सकता है किस जिले में है। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। अगर यहाँ से बात की जाए कि इस ग्लेशियर में भारी तबाही कब देखने को मिली थी, तो इस ग्लेशियर में 1936 में भारी तबाही देखने को मिली थी। देखिए, इसने जो है वो लाहौल स्पीति के चंद्रा वैली में, चंद्रा घाटी में तबाही मचाई थी और एक झील का निर्माण किया था। तो याद रखना, चंद्रताल झील का निर्माण किस ग्लेशियर में तबाही आने के कारण हुआ है। तो याद रखना, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में तबाही आती है और उस तबाही आने के कारण जो है वो लाहौल स्पीति में एक झील का निर्माण होता है, जिस झील का नाम है चंद्रताल झील। अब यहाँ पे ऑप्शन में कुल्टी दिया है। कुल्टी क्या है? कुल्टी भी एक ग्लेशियर है और ये लाहौल स्पीति के चंद्रा घाटी में। इस बात को आपने याद रखना है। गेफांग, गेफांग भी एक ग्लेशियर है और गेफांग जो है, गेफांग ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी में ही स्थित है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ शिफ्टिंग, शिफ्टिंग एक ग्लेशियर है और शिफ्टिंग ग्लेशियर भी चंद्रा घाटी में ही स्थित है। तो सारे के सारे ग्लेशियर चंद्रा घाटी में है और सबसे बड़ा ग्लेशियर पूरे हिमाचल की अगर बात की जाए तो बड़ा शिगड़ी। अगर आप भी अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और हमारे साथ जो है वो लगातार आप जुड़े हैं, तो आप अपना टेट क्वालिफाई करने के लिए हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, जो कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमारे द्वारा बनाए गए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7876145409। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। ये ऐसे नोट्स है जो आपका टेट सीधा सीधा क्वालिफाई करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता था या लघु संविधान कहा जाता है। तो विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज कॉल्ड ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखना कि किस संविधान संशोधन को जो है वो लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, इसी के तहत जो है प्रस्तावना में जो है एक शब्द सोशलिस्ट शब्द को क्वेश्चन आया था कि जो समाजवादी शब्द है, सोशलिस्ट जो शब्द है वो प्रेम्बल में कब किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। तो याद रखना है, ये 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके तहत ही सोशलिस्ट शब्द को प्रेम्बल में ऐड किया गया था। उसी प्रकार जो अगर आपसे बहुत सारे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में संशोधन हो चुके हैं। जिस प्रकार एक वोटिंग की एज जो है पहले 21 होते, लेकिन 21 से 18 कब जो है वो वोटिंग की एज हुई थी? तो वो हुई थी 1989 में। कौन सा संविधान संशोधन? तो 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में होता है। इसके तहत जो वोट छोड़ने की उम्र है वो 21 साल से 18 वर्ष कर दी गई थी। उसी प्रकार आपका पंचायती राज आता है। पंचायती राज से 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संबंधित है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन के तहत चेंज कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन गया है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अब जो है वो कानूनी या विधिक अधिकार बनाया गया है और 300 के 1 में डाला गया है। इस बात को आपने याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों को सही क्रम में चुनिए। देखिए, ये जो वीडियो बन रही है ना भाई, ये महादेव, जहाँ महादेव का जो हमारे सिरमौर में चूड़ेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ से मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ मैं भगवान से भी प्रे करूँगा कि आज आपको मेरी थोड़ी आवाज़ भी लग रही होगी, क्या कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। और मैं आपको यहाँ से महादेव से प्रे करूँगा कि जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है वो परीक्षा में देखने को मिले। ये मैं अपने महादेव से प्रे करता हूँ। और जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे और हर हर चूड़ेश्वर महादेव जरूर लिखे, क्योंकि मैं आज चूड़धार से ये वीडियो आपके बीच जो है वो पहुँचा रहा हूँ। तो संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों का सही क्रम चुनिए। देखिए, जो संविधान की जो प्रस्तावना में है, यहाँ पे लिखे गए शब्दों का जो सही क्रम चुनना है ये बोला गया है। तो संविधान की प्रस्तावना का जो
जो सही क्रम है वो है सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, राज्य, गणराज्य। तो इस बात को आपने याद रखना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य का जो शब्द है ये कहे गए हैं। अगर मैं प्रस्तावना की प्रियम्बल की बात करता हूँ, अगर प्रियम्बल की बात की जाए तो प्रियम्बल जो है वो यूएसओ से लिया गया है और प्रियम्बल की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। दोनों बातें याद रखनी है। प्रियम्बल, लोग बच्चे इसमें हड़बड़ाते हैं, जो प्रियम्बल है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रियम्बल की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रियम्बल भारतीय जो भारत का जो प्रस्तावना है, भारत की जो प्रियम्बल है, यहाँ पे 3 प्रकार के जस्टिस की बात होती है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। आपने याद रखना 3 प्रकार के जो न्याय है यहाँ पे उसकी बात की जाती है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की यहाँ पे बात हो रही है। 5 प्रकार की लिबर्टी की यहाँ पे बात होती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ और लिबर्टी ऑफ वर्शिप। और इक्वलिटी की भी कहीं ना कहीं बात होती है, फ्रेटर्निटी की भी बात होती है। तो ये है हमारी प्रस्तावना और प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा हम यही जानेंगे। प्रस्तावना को जो है वो संविधान की कुंजी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। देखिए थोड़ा सा जो है यहाँ पे मैं साइड में बैठ के आपके बीच यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको जो है वो टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो हर दिन आती रहेगी, चाहे जैसा भी मौसम हो, जैसी भी ठंड हो, जैसी भी गर्मी हो। जब तक आपका टेट का एग्जाम है, महादेव ने जब तक शक्ति दी है भाई, 15 या 17 नवंबर जब तक आपका पेपर है, 24 नवंबर तक, तब तक वीडियो धमाकेदार तरीके से लगातार आती रहेगी। और उसके बाद कमीशन की सीरीज सिर्फ आप लोगों के लिए शुरू की जाएगी, यह मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। और दावे के साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आपके सामने पेश किए जाएंगे, तो आपको मज़ा आने लगेगा। तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, अगर मनी बिल की बात करता हूँ मैं, तो इसको इंट्रोड्यूस जो किया जाता है वो केवल लोकसभा में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, केवल लोकसभा में जो है इसको पेश किया जाता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किस आर्टिकल के तहत धन विधेयक की बात की गई, तो आर्टिकल नंबर 110। आर्टिकल नंबर 110 जो है वो बात करता है धन विधेयक की। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। देखिए मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और राष्ट्रपति की सहमति से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। और लोकसभा में कोई भी मंत्री होगा, लोकसभा का जो कोई भी चुना गया मंत्री है वो इस बिल को जो है वो क्या है, पास कर सकता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। और किस अनुच्छेद में जो है मनी बिल की बात की गई, तो अनुच्छेद नंबर 110 में जो है वो धन विधेयक की बात की गई है। और उसके बाद ये जो बिल है लोकसभा से राज्यसभा में भी जाता है, लेकिन नामात्र के लिए यहाँ पे जाता है, 14 दिन तक यहाँ पे रहता है और उसके बाद वापस आ जाता है वहाँ से। वहाँ पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ना इस बिल को वहाँ पे रोका जा सकता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र की ओर स्थित है। अगर बात की जाए सहारा मरुस्थल की, सहारा मरुस्थल जो है ये किस क्षेत्र की ओर स्थित है, तो ये कहाँ पे है, तो ये नॉर्थन साइड की ओर स्थित है। सहारा मरुस्थल आपने देखा होगा, ये नॉर्थन जो पार्ट है अफ्रीका महाद्वीप का, उस साइड स्थित है। अगर मैं दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करता हूँ, सबसे गर्म मरुस्थल की बात करता हूँ, तो वो सहारा मरुस्थल है। देखिए इंडियन डेजर्ट भी है, भारतीय मरुस्थल जो है उसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत का जो थार मरुस्थल है उसको पाकिस्तान में उसका नाम चेंज हो के चोलिस्तान, क्या हो जाता है भाई, पाकिस्तान में चेंज हो जाता है चोलिस्तान, और इंडिया में उसका नाम होता है थार मरुस्थल। उसी प्रकार टेट परीक्षाओं में बहुत दफ़ा पूछा गया है गोबी मरुस्थल। अगर बात की जाए गोबी मरुस्थल की, तो गोबी मरुस्थल जो है वो चीन व मंगोलिया के बीच जो स्थित है, कौन सा अपना गोबी मरुस्थल, तकलामाकन, बहुत इंपॉर्टेंट है तकलामाकन डेजर्ट। देखो भाई टकले ने माखन खाया कहाँ पे, चीन में। गोभी कहाँ के लोग खाते हैं, मंगोलिया और चीन के। तो आपको ये ऐसी ट्रिक याद रखने, तो चीन में जो है तकलामाकन डेजर्ट है, इस बात को भी आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि भारत और को श्रीलंका से कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। अगर बात की जाए भारत को श्रीलंका से कोई जल डमरू मध्य अलग कर रहा है, आप सोचते हैं कि भारत को श्रीलंका से अलग कर रहा है, तो याद रखना पाक स्टेट। आप सोचेंगे कि पाक यहाँ पे दिया है तो ये तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, नहीं भैया, जो पाक स्टेट है वो इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। एक जल डमरू मध्य एक स्टेट है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ये जो है वे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन के बीच स्थित है। उसी प्रकार ये तो वे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को जोड़ता है। मलक्का स्टेट की अगर बात करता हूँ तो ये जावा सी, अगर मैं कहूँ सुमात्रा द्वीप और ये मलय जो प्रायद्वीप है, या इंडिया और इंडोनेशिया अगर कहीं ना कहीं कहूँ तो उसको आपस में जोड़ता है। तो सुमात्रा द्वीप और मलय प्रायद्वीप के बीच या जावा सी और वे ऑफ बंगाल कहीं ना कहीं इसका भी कांटेक्ट है। उसी प्रकार यहाँ पे बब अल मंदेब दिया, बब अल मंदेब जो है वो अदन की खाड़ी को लाल खाड़ी से, लाल महासागर से जोड़ता है।
जोड़ता है। उसी प्रकार फ्लोरिडा स्टेट की अगर बात की जाए, फ्लोरिडा स्टेट जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ता है, और सुंडा स्टेट जो है वो जावा सी को इंडियन ओशन के साथ जोड़ता है। तो ये सारे के सारे स्टेट मैंने आपको बताए, जो कि आपको याद रखने। सुंडा स्टेट ने जावा सी को इंडियन ओशन से जोड़ा, फ्लोरिडा स्टेट ने गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से जोड़ा, इस बात को भी आपने याद रखना है। और बॉब अलमंदेब यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, इसने जो है वो किससे किसको जोड़ा, तो बॉब अलमंदेब ने रेड सी को अडन की खाड़ी या अरेबियन सी भी कहीं ना कहीं इसको आप कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले। वीडियो बड़ी है क्योंकि हो सकता है कल वीडियो ना आए, क्योंकि आज मैं वीडियो ये बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अभी हमारे देवी देवताओं के सफ़र चले, दिवाली का मौसम है, तो थोड़ा सा हम अभी घूमने आए हैं आप लोगों के लिए, जो है वो प्रे करने आए हैं कि आप सभी लोगों का टेट क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा भी यात्रा में है, तो कल ना वीडियो आए हो सकता है, लेकिन मैं वीडियो लाने की फिर भी कल कोशिश करूँगा। वैसे परसों वीडियो डेफिनेट आएगी और 100% आएगी अगर महादेव की कृपा रहेगी। यात्री इबन बतूता भारत में किस देश से आया था? देखिए बात इबन बतूता की हो रही है। इबन बतूता जो है वो मोरक्को से आया था। अगर वेनसांग की बात की जाए, वेनसांग भी एक विदेशी यात्री है, और एक विदेशी कहाँ का, चीनी यात्री। तो वेनसांग जो है वो चीन से भारत आता है, और ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसी प्रकार अल बरूनी का नाम आपने सुना होगा। अल बरूनी कहाँ से आया था, तो अल बरूनी की अगर बात करें तो ये पर्शिया से आया था। और मार्को पोलो जो है वो इटली से आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्को पोलो का नाम इटली से ही आया था। और फाइयान तो बहुत दफ़ा पूछा जाता है। फाइयान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व प्राप्ति की कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी? तो राजस्व प्राप्ति की एक व्यवस्था जिसका नाम है रेवतवाड़ी व्यवस्था को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए ये किस इंडिया में कहाँ पे चली थी, नॉर्थ इंडिया में चली थी रेतवाड़ी या साउथ इंडिया में? तो ये साउथ इंडिया में जो है ये रेतवाड़ी व्यवस्था चलाई गई थी। बहुत दफ़ा मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है, और ये हाल ही के टेट परीक्षा में भी आया था। थॉमस मुंद्रो ने इसको डेवलप किया था, लेकिन अगर थॉमस मुंद्रो ने 1820 के आसपास जो है इसको जो है वो डेवलप किया था, और साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में ये चली थी रेवतवाड़ी। और उसी प्रकार यहाँ पे दिया है परमानेंट सेटलमेंट। देखिए परमानेंट सेटलमेंट की बात की जाए, इसको ना 1793 में स्थायी बंदोबस्त के जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको चलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो स्थायी बंदोबस्त याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन पेपर में दिख सकता है। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब का नाम आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि खिलाफत आंदोलन के समय कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चला था? देखिए खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये तो 1919 के आसपास चला था खिलाफत आंदोलन। तो अगर आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो ये काफ़ी लेट चला था। चंपारण आंदोलन की बात करें तो ये 1917 में चंपारण आंदोलन चला था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिस आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा भी दिया था। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा असहयोग आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन चलता है 1920। 1920 के आसपास जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है, जिसको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में चलता है। इस बात को आपने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, और 1920 में जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका जो असहयोग आंदोलन है वो शुरू होता है। अगर मैं यहाँ से बात कर जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये जो है 1919 में चला था, और जनरल डायर ने जो है यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया था, और यहाँ पे लोग मारे गए थे। ये अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। उसी प्रकार 1919 में मांटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम जो है ये 1919 में चलता है। इस बात को आपने याद रखना है। साबरमती आश्रम जो है महात्मा गांधी ने 1916 में खोला। फिर चंपारण सत्याग्रह इन्होंने 1917 में चलाया, और उसी प्रकार इन्होंने महात्मा गांधी जी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष ये सिर्फ एक बार रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब रहे? तो ये 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। किस अधिवेशन में? भाई वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाई जाए। 40वां अधिवेशन था ये कांग्रेस का, और 40वें अधिवेशन में ही जो है महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं। कौन सा अधिवेशन था भाई? बेलगांव अधिवेशन। याद रखना कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन था वो। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों की मध्य विभेदीकरण का आधार क्या होता? देखिए आर्यों के मध्य जब विभेदीकरण की बात की रहे, व्हाट इज द क्लास डिफरेंटेशन अमॉन्ग आर्यंस। देखिए बात की जाए आर्यन की, तो आर्यन जो है
रंग रंग जो है विभेदीकरण जो है वो रंग इसका आधार था। और आर्यों में जो सबसे अधिक जो लड़ाई होती थी वो कौज को लेकर होती थी, गाय को लेकर होती थी। ऋग्वेदिक आर्य जो है वो सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो अगर ऋग्वेदिक आर्यों की बात करें तो ये सप्त सिंधु में आकर सबसे पहले बसे थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। इसके बाद अगर बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन में सूचना प्रदान करता है, तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल की जो है वो सूचना प्रदान करता है अशोक स्तंभ। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए समुद्रगुप्त की अगर बात की जाए, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था और ये वही शासक है जिसने कविराज की उपाधि को भी धारण किया था। और इलाहाबाद जो स्तंभ लेक है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, क्योंकि इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज के नाम से अब जानते हैं, ये कहाँ पे, यूपी में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर हम अशोक के बारे में बात करते हैं, अगर अशोक की बात की जाए तो अशोक का राज्य अभिषेक 269 बीसी में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। और 232 बीसी में जो है, बीसी में समय पीछे को चलता था, आप बोल रहे होंगे 269 सर, 269 के बाद आप 261 में आए और 232 में, हमारे तो समय आगे चलता है, आपका पीछे आ रहा है। जी हाँ, पीछे चलता है, बिल्कुल पीछे चलता है, क्योंकि बीसी में ईसा पूर्व में जो समय है वो पीछे चलता था। तो 269 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। 261 में जो इसका कलिंग का युद्ध लड़ा था और कलिंग के युद्ध में आघात होकर इसने बौद्ध धर्म भी अपनाया था। और 232 ईसा पूर्व में इसने इसकी जो मृत्यु हो गई थी। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने जो है वो श्रीलंका में प्रचार करने के लिए जो भेजा था वो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। कश्मीर जो है वो मजिंतिंग को भेजा था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुजरात के संत जिन्होंने मध्यकालीन समय में असंप्रदायवाद का उपदेश दिया था, तो असंप्रदायवाद का जो उपदेश दिया था तो वो दिया था दादू ने। दादू एक संत थे और दादू की अगर बात करें, एलटी के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। दादू जो है ये गुजरात के हैं, इस बात को आपने याद रखना है। और ये असंप्रदाय का उपदेश इनके द्वारा जो है दिया गया था। ये निर्गुण भक्ति धारा के इन्होंने साथ दिया था। और इनकी इनकी निर्गुण भक्ति धारा की अगर बात की तो कबीर भी एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इस बात को आपने याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिल्ली का लाल किला किसके शासनकाल में बना था, तो दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के शासनकाल में बना था। शाहजहाँ की अगर बात की जाए तो शाहजहाँ के जो पिता है इनका नाम जहांगीर है और शाहजहाँ के द्वारा जो है प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब शासन बना था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और औरंगजेब ने जो है 1636 में जो है वो विजयपुर में जो है अटैक किसने किया था, तो ये औरंगजेब ने किया था। अकबर की अगर बात करते हैं तो इसने दीन इलाही की स्थापना की थी। इस बात को आप याद रखेंगे। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, इस बात को भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम अंतरिम सरकार कब बनी थी, तो भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम अंग्रेजी सरकार, देखो पूरा महीना याद होना चाहिए, यहाँ पे दो डेटें आ गई थी। तो आप सोचेंगे 15 अगस्त 1946, नहीं भैया, सितंबर 1946 को प्रथम जो आपकी जो प्रथम अंतरिम सरकार बनी, जिसको हम फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, ये बनी थी। देखिए यहाँ पे जो इस गवर्नमेंट में कुछ मिनिस्टर बने थे, जैसे कि पहली जो हमारी इंटरनल मिनिस्ट्री बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, अंतरिम जो सरकार बनी थी, इसके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। होम मिनिस्टर जो बने थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। और फूड एंड एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर बने थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अगला क्वेश्चन है, बर्मा भारत से किस वर्ष अलग हुआ था, तो बर्मा भारत से 1937 में अलग हुआ। इस बात को आपने याद रखना है। बर्मा का जो वर्तमान में नया नाम है वो म्यांमार है और इसकी जो कैपिटल है वो नपाइदा है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर उसी तरह पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग हुआ था। कब हुआ था, 1971 में हुआ था। बांग्लादेश की जो राजधानी का नाम है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश की जो राजधानी का नाम है वो ढाका है और यहाँ की करेंसी का नाम टका है। उसी प्रकार एक पाकिस्तान हमारा पड़ोसी राज्य है। पाकिस्तान भारत से 1947 में अलग पाकिस्तान की जो मांग हुई थी वो 1940 में हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और पाकिस्तान की कैपिटल का नाम इस्लामाबाद है और करेंसी का नाम यहाँ की जो है वो रुपया है। अगले क्वेश्चन की फिर से बात की जाए कि चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी में पहुंचने के लिए कितना समय लग जाता है, तो 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि अपने अक्ष में घूमने पे 27 घंटे 7 दिन और 43 मिनट लगाता है। तो याद रखना, चंद्रमा अपने धुरी पे अपने अक्ष पर जो है वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और चंद्रमा से जो है वो पृथ्वी का सिर्फ
59% हिस्सा पृथ्वी से चंद्रमा का 59% हिस्सा दिखाई देता है। इस बात को आपने याद रखना है। और इस बात को भी याद रखना है कि पृथ्वी का चंद्रमा एरिया जो है वो 1/4 है, मतलब कि 25% ही चंद्रमा है पृथ्वी के एरिया का। और अगर बात की जाए यहाँ पे चंद्रमा को जो है वो रात की रानी, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा, और इसको रात की रानी भी कहा जाता है। ठंड ने जो है भाई इतना बुरे हाल कर दिया है कि यहाँ पे थोड़ा बोलना मुश्किल हो रहा है किसी एक निश्चित स्थान के लिए। और वीडियो थोड़ी आज आराम से अपलोड होगी, वीडियो जल्दी बनाई है लेकिन वीडियो थोड़ी आराम से अपलोड होगी, क्योंकि थोड़ा सा जो अभी मौसम यहाँ पे जो है नेटवर्क बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा नीचे चला जाऊँगा तो यहाँ पे आपके बीच वीडियो आ जाएगी। अगर बात करते हैं किसी एक निश्चित स्थान के लिए जीएमटी 12 घंटे आगे होती है, यह स्थान स्थित है। देखिए 12 घंटे जीएमटी आगे रहती है, और कहाँ 12 घंटे आगे रहती है, तो ये रहती है 180 डिग्री में। तो 180 डिग्री में जो है जीएमटी आगे रहती है। जीएमटी का पूरा नाम क्या है, तो 180 डिग्री पूरब में, 180 डिग्री वेस्ट में जो है वो जीएमटी आगे रहेगी। इस बात को आपने याद रखना है। जीएमटी का पूरा नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। मैं यहाँ पे आपको पूरी बात, पूरा सिनेरियो समझा देता हूँ। देशांतर रेखाएं हैं। अब अगर जितने देश पूरब में हो गए यहाँ समय आगे चलेगा, और जितने देश पश्चिम में हो गए वहाँ समय आगे चलेगा। 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट। कितने मिनट होता है, 4 मिनट। ध्यान से समझिएगा, जिसको समझ आएगा। 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट, और जितने डिग्री देशांतर में कोई देश इस साइड होगा वो उतना आगे जाएगा, और जितना पीछे होगा उतने ही मिनट वो पीछे जाएगा। तो याद रखना, भारत जैसे 82.5 डिग्री में भारत का समय है, तो 82.5 को जब हम 4 से गुना करते हैं ना, तो भारत का समय आता है 330 मिनट। तो जीएमटी से भारत का समय कितना आगे, तो भारत का समय जो है वो 5.5 घंटे आगे चल रहा है। इस बात को आपने याद रखना है। और 5.5 घंटे आगे चल रहा है क्योंकि भारत जो है 82.5 डिग्री में आता है, और भारत की जो समय रेखा है उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, आईएसटी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये जो है वो 5 राज्यों से जाती है आईएसटी रेखा। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये 5 राज्य है। इसके लिए ट्रिक है, यूपी 36 आम खा गया उड़ीसा में। यूपी 36 आम, आम से क्या बोलेंगे, खा गया उड़ीसा में। तो याद रखना भैया, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ये 5 राज्य हो गए। आसानी से आप इस बात को याद रखेंगे। अगला आज का आखिरी क्वेश्चन, कि हिंद महासागर में कौन सी बाकी की तुलना में अधिक बारंबारता है। तो अगर मैं बात करता हूँ हिंद महासागर, तो हिंद महासागर में जो है वो क्या आता है, तो बाकी में साइक्लोन्स आते हैं। हिंद महासागर में साइक्लोन्स आते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर यहाँ पे बात की जाए हिंद महासागर में जो है वो साइक्लोन और हरिकेन कहाँ पे आते हैं, हरिकेन जो है वो कैरेबियन सी में आते हैं। टॉर्नेडो जो है वो कोस्टल सी ऑफ यूएसए में आते हैं। टाइफून जो है वो चाइना सी में आता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, की रबड़ बागान मुख्यतः कहाँ पर स्थित है। तो रबड़ बागान जो है वो केरल और कर्नाटक में स्थित है। लेटराइट मिट्टी जो है रबड़ के लिए अच्छी मानी जाती है। उसी प्रकार कपास के लिए कौन सी मिट्टी अधिकतम पाई जाती है, तो कपास के लिए जो मिट्टी अधिकतम पाई जाती है, तो कपास के लिए जो फसल अच्छी मानी जाती है वो काली मिट्टी, तो ब्लैक सॉइल जो कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि भाई हर हर चूड़ेश्वर महादेव, क्योंकि भाई आज चूड़धार से वीडियो आपके बीच बन रही है, तो ज़रूर आप ये सब जो है ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी है व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। मैं बोलता इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, शंभो, जय मामा।